सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबर टेक को और देखें आज जो हम वीडियो लाए हैं फ्रेंड्स, वह है पर्यावरण, पारितंत्र, पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों के रहने का स्थान बोले तो आवास, हैबिटेट, और जैविक घटक, अजैविक घटक, जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। और इसकी क्रम में बढ़ते हुए आगे उत्पादक किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन कहलाते हैं, अब घटक में क्या क्या शामिल होते हैं, कौन से जीव आते हैं फ्रेंड्स। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, इंफ्रारेड किरणें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान है, ओजोन परत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आदि विषयों पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो आशा है पूर्व की भांति आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। विगत वर्षों की परीक्षा को देखने पर ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन का भी महत्व होता है, आपके एक दो आंसर का भी महत्व होता है। एक या दो नंबर से आप प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वन लाइनर प्रोवाइड करवाऊं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता की सीढ़ियों को बहुत ही आसानी से पार कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पर्यावरणीय मुद्दे, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला वन लाइनर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास के सभी कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों के साथ साथ उनकी अंतःक्रिया की घटनाओं, स्थितियों और प्रक्रिया को सामूहिक रूप से पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स पारितंत्र की, बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र की, अंग्रेजी में बोले तो इकोसिस्टम की। हम जानते हैं फ्रेंड्स किसी भी आवास में जीव और उसके चारों तरफ के निर्जीव घटक होते हैं और दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, पारितंत्र। बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र, बोले तो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और फ्रेंड्स परिभाषा को याद रखेंगे, एक क्षेत्र में सभी परस्पर क्रिया करने वाले जीव पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, टेंसले ने किया था। बीबीआई, जहां जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर बीपीएससी प्री क्वालिफाइंग टेस्ट एंड so I am going to also describe some important questions which may be very important for your coming BPSC pre-test examination friends, competitive examination। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में मैंने उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो आपको बीपीएससी में पूछे गए हैं या बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स बोले तो जीवीय तथा अजीवीय घटकों का बोले तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का, या हम यूं कहें पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, मैंने नीचे में दे रखा, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट बोले तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उत्पादक की बात हम नीचे कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर बोले तो पौधे, उत्पादक जानवर, मनुष्य ये उपभोक्ता, और तीसरे हैं अपघटक बोले तो सूक्ष्म जीव, बोले तो बैक्टीरिया, बोले तो कवक। तो चलिए फ्रेंड्स तीनों श्रेणी पर हम बात करेंगे, कौन उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, कौन अपघटक है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है और कौन डिकम्पोजर है। जो इन सभी जीव जंतुओं के मृत होने पर इनके शरीर से कार्बनिक यौगिक के रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं और इनका डिकम्पोजिशन इनसे जिनसे ये निर्मित होते हैं उसमें कर देते हैं और पुनः यह बायोजियोकेमिकल साइकिल के द्वारा पुनः वायुमंडल में रिटर्न हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स यह चक्र होता है हमारे प्रकृति में, लगातार चलता रहता है। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, बहुत सारे चक्रों के द्वारा ये हमारे शरीर में आते हैं और पुनः हमारे शरीर से वायुमंडल में विसर्जित कर दिए जाते हैं इन अपघटकों के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक हैं, जैसे भूमि, पत्थर, पानी, जैविक अवशिष्ट, वायु आदि। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पौधों में और उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स। और प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक मंडल बनाते हैं जिसे कहते हैं जैव मंडल। जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है फ्रेंड्स उत्पादक या स्वपोषी। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर फ्रेंड्स, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ हरे पेड़ पौधे, स्वपोषी जो अपने पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। और दुनिया के तमाम जीव जंतु जो भोजन के लिए चाहे वह उपभोक्ता हो चाहे वह अपघटक हो, सभी के सभी इस उत्पादक या स्वपोषी हरे पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है फ्रेंड्स। और ये उत्पादक ऊर्जा को पारिस्थितिकी तंत्र में कहाँ से शामिल करते हैं तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये सौर ऊर्जा को स्थापित करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में हम प्रवेश किए थे, वहाँ मैंने बताया उत्पादक या स्वपोषी हरे पेड़ पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु को खाने वाले और उससे ऊर्जा प्राप्त करने वाले। लेंडेमैन का 10% का नियम फ्रेंड्स आपको याद होगा कि ऊर्जा का एक पोषण रीति से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होता है और मात्र 10% ही ट्रांसफर किया जाता है। बाकी जो उपयोग करने वाले जो उपभोग करने वाले जंतु है बाकी ऊर्जा का उपभोग करते हैं और नेक्स्ट पोषी स्तर को मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। VBI क्वेश्चन, इसे भी आप याद रखेंगे, मैं बाद में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, जीवीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु और तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी जंतु। आप इसे एक उदाहरण से जानेंगे फ्रेंड्स। जैसे उत्पादक हरे पेड़ पौधे, प्रथम उपभोक्ता हिरण, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु जैसे भेड़िया और तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर, जैसे कि बाघ। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्पादक या स्वपोषी, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, वे शाकाहारी जंतु जो वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण है गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, गिलहरी, हाथी, जिराफ, खरगोश आदि सभी के सभी शाकाहारी जंतु, सभी के सभी हरे पेड़ पौधों को, शैवालों को खाने वाले। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, वे मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जीवों से आहार प्राप्त करते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण गिरगिट, उदाहरण लोमड़ी, उदाहरण सांप, छिपकली आदि। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। तृतीयक उपभोक्ता वे सर्वोच्च मांसाहारी सुप्रीम कार्निवोरस जंतु जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसके पश्चात भी नहीं खाने वाले और जंतु नहीं होते हैं। इसके पश्चात इन्हें नहीं खाने वाले कोई जंतु नहीं होते हैं, अर्थात ये सर्वोच्च होते हैं। सुप्रीम कंज्यूमर कह सकते हैं टर्शियरी कंज्यूमर को। वे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। फ्रेंड्स प्रिंटिंग मिस्टेक आप सुधार कर पढ़ेंगे। इन्हें सर्वाहारी भी कहा जाता है, जैसे वाघ, जैसे चीता। मनुष्य की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, मनुष्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों की श्रेणी में आता है, अर्थात मनुष्य सर्वाहारी जंतु है। ऐसी श्रेणी में तिलचट्टा भी आते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी के 67th प्री एग्जाम जो हुई थी कंपटीशन की, वह उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं, तो कौन सी उपभोक्ता की श्रेणी थी आपसे पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने इसे लाने की कोशिश की है। प्रयास सार्थक होगा जब आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है।
चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। अपघटक में शामिल है बैक्टीरिया और कवक। बोले तो ये दोनों अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन में भाग लेते हैं, अपघटन में भाग लेते हैं। अपघटक कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स? उत्पादक से। ऐसा न समझेंगे, क्योंकि उत्पादक ही भोजन का उत्पादन करते हैं। वास्तव में जितनी भी आगे हम सीढ़ियाँ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उसमें उत्पादक शीर्ष पर होता है, उत्पादक बिल्कुल आधार पर होता है पिरामिड की तरफ से देखें तो, जबकि ये अपघटक बिल्कुल ही शीर्ष पर होते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक होती है। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जैव अपघटक जीवों के समूह का एक गठन करते हैं, जो क्या करते हैं फ्रेंड्स? मृत जीवों का उपभोग करते हैं, अंतिम पायदान पर रहते हैं और मृत जीवों के अपघटन के फलस्वरूप उससे कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, स्वयं अपना पोषण करते हैं और बाकी को वायुमंडल में, मिट्टी में, जल में छोड़ देते हैं। पुनः यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और रिसाइकिल करता है उन मटेरियल्स का। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट VBI, आपको 4-5 अवशिष्ट दिए जाते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट है फ्रेंड्स? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो वैसे अवशिष्ट जिनका जैविक निम्नीकरण या अपघटन होता है, तो निम्नीकरण के अवशिष्ट कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं। जैसे जंतुओं के मलमूत्र, बाहित मल, कृषि अवशिष्ट, पेड़ पौधों के मृत शरीर, फलों एवं सब्जियों के छिलके, कपास से निर्मित कपड़े आदि। और फ्रेंड्स इनका चूंकि जैव निम्नीकरण होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है, किनके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं, वेस्ट कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट, वैसे अवशिष्ट जिनका जैविक निम्नीकरण या अपघटन नहीं हो पाता, जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन जिसे आप कहते हैं फ्रेंड्स, पीरकनाशी, DDT मतलब पीरकनाशी, जिसका प्रयोग हम लोग कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए, फसल की सुरक्षा करने के लिए खेतों में करते हैं। शीशा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि क्या है फ्रेंड्स? और निम्नीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं, अर्थात इनका अपघटन नहीं होता और ये प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं और हमारे फसल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए सरकार ने भी प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा रखी है। जो हमारे मवेशी है वे इन थैलियों को खा लेते हैं फ्रेंड्स, और खाने के बाद ये थैलियाँ उनके पाचन अंग में जाकर बहुत तरह की समस्या उत्पन्न करती है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों की खोज की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है फ्रेंड्स? थोड़ा सा हम जान लें। वातावरण में बहुत सारे ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होता है उसके ऊपर एक आवरण बन जाती है। सूर्य की प्रकाश जो दिन के समय हमें प्राप्त होती है, उससे न सिर्फ हमारे फसल का, हमारे जैविक संतुलन का नियंत्रण होता है, बल्कि हमारा पृथ्वी भी दिन के समय गर्म रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, उस समय ये जो परत होते हैं
ग्रीन हाउस गैसों का बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का, बोले तो मीथेन का, बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का, बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। ये पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते और हमारी पृथ्वी को रात में भी ठंडा होने से बचाते हैं। फ्रेंड्स, VVI आपके लिए जानना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो मैंने फ्रेंड्स बता दिया, बट अगर इनका कंसंट्रेशन, इनका सांद्रण अधिक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, बोले तो जीवाश्म से, कोयला के जलाने से, डीजल के प्रयोग से, पेट्रोल के प्रयोग से, बहुत सारी गैसों के आवरण के कारण ये मोटी हो जाती है और मोटी होने के कारण हमारा पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो सकता है और हो रहा है। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का क्या कारण? इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है फ्रेंड्स? लंबी। प्राकृतिक रूप से पीछे ग्रीन हाउस गैस नहीं जाता है। किसे नहीं माना जाता है? एथेन को, जबकि मीथेन है, एथेन नहीं है। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक भूमिका होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। किस ग्रीन हाउस गैस को अधिकतम वायुमंडलीय जीवन काल वाला गैस माना जाता है फ्रेंड्स? कार्बन टेट्राफ्लोराइड को। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्रिया का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं डिपोजिटिंग इन रिजर्वायर के द्वारा स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन से। कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा रिसाव है? ओशियन। फ्रेंड्स, मवेशी पालन में सबसे अधिक किस गैस ग्रीन हाउस की भागीदारी होती है? सबसे अधिक किस गैस ग्रीन हाउस गैस की भागीदारी होती है? बोले तो मीथेन की। मीथेन को बायोगैस कहते हैं और मीथेन जो बायोगैस के रूप में इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। फ्रेंड्स, कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? ब्राउन कार्बन एवं ब्लैक कार्बन। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म है, इसे भी आप याद रखेंगे। कौन ग्रीन हाउस गैस है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? CO2 से। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभाव में आया फ्रेंड्स? 2005 में। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह है H2O। बोले तो यहाँ जलवाष्प लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मीथेन। ये क्रम से महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। सब प्रथम H2O, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका मीथेन CH4, H2O, CO2, CH4। ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ, एक जगह याद करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फ्लोराइनेटेड गैस है, ओजोन, O3, जलवाष्प, H2O। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। VVI या पृथ्वी की सतह पर हवा और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि को भी दर्शाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यह अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रमुख संकेतक हैं। थल का तापमान बढ़ना, पहाड़ियों पर बर्फ की चादर, पहाड़ियों पर ग्लेशियर, महासागर हिट सामग्री, समुद्र की बर्फ, समुद्र का स्तर, समुद्र की सतह का तापमान का बढ़ना, चक्रवात और तूफान की आवृत्ति को बढ़ाता है फ्रेंड्स। दीज आर द साइड इफेक्ट्स और द मेन इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस which causing green house effect.
आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन हमारे लिए क्या है? रक्षा कवच है। यह हमें यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ओजोन परत किस परत में उपस्थित होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर। आगे हम बढ़ते हैं। ओजोन परत में क्षय का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस एरोसोल में उपस्थित होते हैं। एरोसोल रसायनों के एक समूह को कहते हैं जो वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होते हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट फ्लोरोकार्बन FC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC CH4 आदि आते हैं जो वायु वालों, एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, सुगंधियों आदि से मुक्त होते हैं। ये हवा से कम ऊंचाई पर वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब यह स्ट्रेटोस्फीयर में फैलते हैं तब ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत किन किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है? यूवी रेज बोले तो पराबैंगनी विकिरण से जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती है। फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा धरती पर पहुंचकर पैदा करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? तो पराबैंगनी किरणों के कारण हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, तापमान में वृद्धि होती है, फसल को क्षति पहुंचती है, पौधों एवं जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। DNA के अंगों का टूटना, मनुष्य में त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, त्वचा का झुलसना, मोतियाबिंद, कैंट्रैक्ट्स, खांसी, आँख और छाती में जलन, ये मुख्य कारण है यूवी रेज के पराबैंगनी किरण के इफेक्ट का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होने से ओजोन परत पतली होती जाती है, जिसे कहते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी, जिसे कहते हैं फ्रेंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओजोन की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। अम्लीय वर्षा की बात करें तो दो गैस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस हैं फ्रेंड्स, और ये वायु प्रदूषण के बड़े कारक हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जल के साथ प्रतिक्रिया करके बनाते हैं क्या? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। NO2 से HNO3, SO2 से H2SO4 बनता है फ्रेंड्स। जल के साथ प्रतिक्रिया करने से यह अम्ल वर्षा का महत्वपूर्ण घटक है फ्रेंड्स। वायु वातावरणीय प्रदूषण लाइकेन महत्वपूर्ण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। जहाँ लाइकेन होगा फ्रेंड्स वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड एक इंडिकेटर के तरह से काम करेगा। लाइकेन का संबंध होता है लिटमस पत्र से। लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र जो हमारे रसायन के प्रयोगशाला में उपलब्ध होता है एसिडिटी को जानने के लिए। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, CH4, मीथेन, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मिनी मात्रा रोग उत्पन्न होता है पारे से, प्रदूषित मछलियों के सेवन से। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड से। इसका जो कलर है फ्रेंड्स वह फेंट कर रहा है और धुंधले कलर का हो रहा है, और इस प्रदूषण से बचने के लिए हमें इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाकर रखना होगा। CO2 के कंसंट्रेशन को आगरा में और आसपास के इलाकों में कम करना होगा। VVI क्वेश्चन, जब आहार श्रृंखला के एक पोषण स्तर से अगले पोषी स्तर में आते हैं तो इनकी सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। इस क्रिया को कहते हैं जैव आवर्धन, बोले तो बायोमैग्निफिकेशन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? मैथाइल आइसोसाइनाइड फ्रेंड। VVI ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल।
साधारणतः किस तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? मैंने दे रखा है ध्वनि की सर्व सीमा, सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बोले तो 10 डेसिबल से 120 डेसिबल तक। 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता मानव कान के लिए घातक है। डेसिबल में एक सामान्य बातचीत की तीव्रता किसके बीच होती है? 35 से 60 डेसिबल। कितनी तीव्रता की ध्वनि पर मनुष्य बेचैनी महसूस करने लगता है? 80 डेसिबल। प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ज्वालामुखी से निकली गैस से परागकण, पौधों में परागकण, धूलकण। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपसे हमारा यह बिल्कुल ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं और आपके जीवन में खुशहाली आए। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।